हेलो एवरीवन। इस एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यूरोपीय जातियों के भारत में आगमन के पार्ट 1 के वीडियो में हम पुर्तगालियों के आगमन एवं विस्तार को पहले ही विस्तृत रूप में देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ाते हुए यूरोपीय शक्तियों के भारत में आगमन एवं विस्तार का पार्ट 2 आपके लिए लेकर के आए हैं। और इस पार्ट 2 में हम डच, अंग्रेज, डेनमार्क, फ्रांस, इन बाकी बचे हुए चारों यूरोपीय देशों के भारत में विस्तार, उनके संघर्षों के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप पार्ट 1 का वीडियो देखिए, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद में ही आप पार्ट 2 का वीडियो देखें, जिससे कि आप दोनों के बीच में लिंक स्थापित कर सकें और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पुर्तगालियों के बाद जो भारत में कुछ एक मोटे तौर पर अपनी बस्ती स्थापित कर सके वो डच थे। ये डच वही हैं जिसको आज हॉलैंड कहते हैं। और हॉलैंड क्या था, 17वीं और 18वीं सदी में इसकी जो राजधानी थी एम्स्टर्डम। यहाँ क्या होता था कि एम्स्टर्डम में जो माल भारत से जाता था वो अन्य स्थानों पर निर्यात होता था। और यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था थी। तो जो मूल्य होता था वस्तुओं का वो सही से निर्धारित हो जाता था। और इस वजह से मूल्य सही से निर्धारित होने की वजह से ये एक बड़ा प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन करके उभरा 17वीं 18वीं शताब्दी में। आगे बढ़ते हैं। ये जो व्यवस्था थी, ये जो पुर्तगालियों ने एकाधिकार व्यवस्था कर रखी थी, ये अकेले व्यापार करेंगे, मूल्य जैसा चाहें वैसा बना करके रखेंगे, उससे ये बिल्कुल अलग थी। तो खुली प्रतियोगिता के हिसाब से, जैसा मैंने बताया, उसके हिसाब से मूल्य निर्धारित होते थे। सन 1602 में अब भारत के साथ व्यापार करना है तो व्यापार करने के लिए कंपनी की स्थापना करनी पड़ेगी। तो एक डच संयुक्त कंपनी की स्थापना की गई और इसे उत्तमाशांतरीप, केप ऑफ गुड होप से पूर्व के साथ, यानी कि भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऐसे जो क्षेत्र हैं इनके साथ व्यापार करने की एकाधिकार दे दिया गया। डचों ने क्या किया कि व्यापार को बहुत अच्छे से किया। इन्होंने क्या किया कि मूल्य और मुनाफे दोनों पर नियंत्रण रखा। मूल्य को बहुत ज्यादा गिरने नहीं दिया, मूल्य को बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ने नहीं दिया। ऊपर नहीं बढ़ने दिया तो अन्य शक्तियां जो थीं वो थोड़ा इनसे पीछे हो गई। और मुनाफे पर नियंत्रण रखा। जो मुनाफा कमाया तथा ऋण लिया उसको निवेश किया। निवेश करने से उनका व्यापार जो है वो बढ़ा और उन्होंने एक स्थायी पूंजी एकत्रित कर ली व्यापार करने के लिए। और जब व्यापार में आपके पास में एक स्थायी पूंजी होती है तो आप व्यापार भी अच्छा कर पाते हैं। अब हम देखते हैं कि पुर्तगाली जो एकाधिकार जमाए हुए थे व्यापार पर और काफी शक्तिशाली भी थे, लेकिन डचों ने उनको कैसे हरा दिया, कैसे उनको यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। तो डचों ने पहले देखा कि पुर्तगाली जो हैं वो समुद्र में ज़्यादा मजबूत हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों के जो जहाज़ों पर था वो पहले प्रहार किया। तो उनकी समुद्री शक्ति को पहले कमज़ोर किया। इसके बाद में उनके जो स्थानीय अड्डे थे या स्थलीय अड्डे थे जो भारत में या श्रीलंका या जो अन्य स्थानों पर बनाए थे, उन पर हमला किया। इसके अलावा पुर्तगाली बड़ी शक्ति थे, लेकिन उनके जो जहाज़ थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे। और जो बड़े जहाज होते हैं उनकी जो गति है, जो स्पीड है, चाल है, वो कम रहती है समुद्र में। इसके विपरीत जो डचों के जो जहाज थे वो इनके जहाजों के कंपैरिजन में वो थोड़े से छोटे थे। और जो छोटे थे तो इनकी गति ज्यादा थी, ज्यादा आक्रामक थे। इसके अलावा पुर्तगाली जो कंपनी थी, पुर्तगाली जो व्यापारी थे, उन पर सरकार का दबाव थोड़ा ज्यादा था। सरकार उन पर बार बार कुछ कहती रहती थी कि ये नियम मानो, ये प्रतिबंध है तुम पर, तुमको ऐसे व्यापार करना है। इसके अलावा जो डच थे उन पर सरकार का नियंत्रण थोड़ा कम था, कुछ प्रभाव कम था। इसके अलावा जो डच थे वो
जो डच कंपनी थी वो अपनी सरकार से सैन्य सहायता भी प्राप्त कर सकती थी। डचों ने क्या किया कि गोवा और मलक्का पर समुद्री नाकेबंदी की, पुर्तगालियों की घेरेबंदी कर दी और पुर्तगाली व्यापार को रोकने का प्रयास किया। अगर देखें गोवा को, तो 1636 के बाद से लगातार 10 साल तक, 1636 से 46 तक, एक मोटे तौर पर 46 ले सकते हैं, जो राजधानी थी पुर्तगालियों की, उसकी नाकेबंदी की। इसी बीच में 1641 में मलक्का पर डचों ने विजय भी प्राप्त कर ली। उन्हें और ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ इसकी लोकेशन का। सन 1658 में डचों ने श्रीलंका से पुर्तगालियों को पूरी तरह खत्म कर दिया और फिर वो पूरी तरह से मालाबार तट की ध्यान दे पाए। मालाबार तट मैंने आपको बताया था, ये दक्षिणी भारत का हिस्सा है। ये जो तट है ये मालाबार तट है, यहाँ पर श्रीलंका पड़ता है, तो यहाँ से उन्होंने मालाबार की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान दिया। मालाबार जो तट है उस पर धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया। आगे देखते हैं, भारत में जो कोचीन स्थान है, यहाँ पर बेटाटुओं का शासन था और इन्होंने पुर्तगालियों को कुछ व्यापारिक सुविधाएं दे रखी थी, जिससे उनका व्यापार यहाँ अच्छे से चल रहा था। और इन बेटाटुओं के राजदरबार में एक विरोधी गुट था इनका, जिसको कहते थे मुट्टा। मुट्टा विरोधी गुट था। तो इस मुट्टा ने क्या किया, इन बेटाटुओं को और पुर्तगालियों को कोचीन से बाहर हटा दिया। अब पुर्तगालियों को बाहर हटाया, बेटाटुओं को बाहर हटाया, मुट्टा कोचीन पर काबिज हो गए, तो उन्होंने डचों को व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जिससे उनका व्यापार आगे बढ़ सका। आगे हम देखते हैं डचों के कुछ व्यापारिक केंद्र देखते हैं। इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1605 में अपनी बस्ती स्थापित की। पुलिकट उड़ीसा में जो है, यहाँ 1610 में अपनी बस्ती स्थापित की, अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। सूरत में सन 1613 में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों ने अन्य शक्तियों के विपरीत भारत से सिर्फ मसाला व्यापार पर ध्यान दिया। भारत में उनकी राजनीतिक शक्ति बनने की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर हमारा कब्जा हो, क्षेत्र हमारे पास आ जाए, हम वहाँ पर शासन चलाएं, वहाँ से रेवेन्यू वसूल करें, राजस्व प्राप्त करें, व्यापार को बढ़ाएं, ऐसी उनकी कोई मंशा नहीं थी। वो भारत आए जरूर थे, लेकिन उनका जो व्यापार था वह मुख्यतः मसालों का व्यापार था। और इस मसालों के व्यापार के लिए भारत से कहीं ज्यादा उन्हें अच्छे जो श्रीलंका और इंडोनेशिया जो द्वीप हैं वो ज्यादा अच्छे लगे। तो वो धीरे धीरे इन्हीं द्वीपों पर काबिज हो गए और भारत से व्यापार जो है वो लगभग ना के बराबर कर लिया। अब भारत से मसालों का व्यापार तो उन्होंने बहुत कम कर दिया या लगभग खत्म सा कर दिया, लेकिन भारत के साथ जो व्यापार वो बना के रखे हुए थे वो था सूती कपड़ों का, सूती वस्त्र का व्यापार। भारत में उस समय सूती वस्त्र बहुत ज्यादा पैदा होता था। तो वो क्या करते थे, भारत से तो लेते थे सूती वस्त्र और उसको श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन सब देशों में जाकर के बेच देते थे, मुनाफा कमाते थे और वहां से खरीदते थे मसाला। मसाला खरीदने के बाद में उसको यूरोप ले जाकर के बेच देते थे। बार बार आप ये सोच रहे होंगे कि ये मसाले मसाले इन सब की बात क्यों आ रही है, क्योंकि यूरोप में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। सर्दी पड़ने से चारे की कमी हो जाती है। तो चारे की जब कमी हो जाती है तो जो जानवर हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिससे उनमें जो मीट प्राप्त होता है, जो मांस मिलता है उनसे, उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो इसलिए यूरोपीय क्या करते थे कि उन जानवरों को गर्मी के मौसम में ही मार दिया करते थे और मसालों से लेप तैयार करके उनको संरक्षित करके रखते थे, ताकि सर्दी में भी उनको पर्याप्त मात्रा में मीट की प्राप्ति हो सके और उन्हें भोजन मिल सके। भारत में डचों ने एक काम और किया। जब वो व्यापार कर रहे थे, क्योंकि उनका व्यापार क्या था कि उन्हें सूती कपड़े चाहिए थे। अब सूती कपड़े वो खुद नहीं बनाएंगे,
भारत, पूरे भारत में बनता था और भारत के बीच से लेकर के आना पड़ता था। तो जो बनाने वाले थे, जो बुनकर थे, बुनकर सीधे डचों को नहीं देते थे। तो इन डचों के बीच में आए बिचौलिए। ये जो बिचौलिए आए, ये माल बुनकरों से लेते थे और डचों को देते थे। तो डचों ने भारत में बिचौलियों की सहकारिता, यानी जो एक कोऑपरेटिवनेस जिसे बोलते हैं, उसकी स्थापना की, उसको विकसित किया। इससे क्या हुआ कि डचों ने और बिचौलियों ने मिलकर के जो सूती कपड़े बनाने वाले जो बुनकर थे, उनको बहुत लूटा, उनका बहुत शोषण किया। ये दोनों आपस में मिलकर क्या कर लेते थे, कार्टेल बना लेते थे। कार्टेल मतलब आपस में पैक्ट कर लेते थे, शर्तें तय कर लेते थे, और ये क्या करते थे, उत्पादन पर नियंत्रण कर लेते थे। ये निश्चित मात्रा में ही खरीदते थे, ज्यादा बनने नहीं देते थे, और कीमतें बहुत ज्यादा ना ऊपर चली जाएं, ऐसा ये लोग ध्यान रखते थे। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि डचों को भारत से कपड़ा चाहिए होता था, तो कई बार अच्छी गुणवत्ता का माल जो है वो नहीं प्राप्त हो सकता था। तो डचों ने क्या किया कि 1605 में डच कंपनी ने कासिम बाजार, यानी कि बंगाल में, एक रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया और उसमें 3000 कारीगरों को वेतन पर रखा। यानी कि भारत में आप ये देख सकते हैं कि एक उद्योग की स्थापना की गई है। इससे पहले भी भारत में इस तरीके के कई उद्योग हुआ करते थे, लेकिन इन उद्योगों में, मतलब उस समय के जो उद्योगों में, मुगलों के जो उद्योग थे या जो सल्तनत कालीन उद्योग थे बड़े बड़े, उनमें जो भी वस्तुओं का जो उत्पादन होता था, वो वस्तुएं जो थी वो सिर्फ और सिर्फ जाती थी राजशाही घरों में। सामान्यतः जनता के लिए प्रयोग होने वाली वस्तुएं इनमें नहीं बनती थी। लेकिन पहली बार फैक्ट्री बनाई गई, उद्योग स्थापित किया गया, जिसमें बनने वाली सामान को जनता को बेचा जाना था, उसका व्यापार किया जाना था। अब हम देख लेते हैं कि डचों ने भारत में व्यापार स्थापित कर लिया और धीरे धीरे भारत से उनका व्यापार खत्म हो गया, उनके पास शक्ति नहीं बची। तो इसके क्या वजह थी, क्यों भारत से उन्हें बाहर जाना पड़ा? क्योंकि भारत के साथ वो जो व्यापार करते थे, वो सूती कपड़ा लेते थे, उसको इंडोनेशिया में बेचते थे, वहाँ से मसाला खरीदते थे, मसाला खरीद के यूरोप में ले जाते थे। अब ये सोचिए कि इंडोनेशिया में अगर कपड़े की माल जो मांग है वो कम हो जाए, श्रीलंका में कपड़े की मांग कम हो जाए, तो उनका व्यापार तो कम हो जाएगा, तो उनको मसाला खरीदने के लिए भी धन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से जो उनका व्यापार था वो बाहरी मांग पर ज्यादा निर्भर करता था, और जो बाहरी मांग थी वो सतत रूप से नहीं मिल पाती थी, जिसका उन्हें हमेशा हानि होती रही। इसके अलावा अंग्रेज आ गए थे। अंग्रेजों ने क्या किया, उन्हें 1717 में, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, 1717 में एक फरमान प्राप्त हुआ। फरमान का मतलब मुगल बादशाह ने दिया था, कुछ छूटें थी। उस छूट में क्या था कि 3000 रुपए दे दो और 10,000 रुपए दे दो। 3000 रुपए दे करके हुगली में फ्री व्यापार करो और 10,000 रुपए दे करके सूरत में व्यापार करो। लेकिन इसी स्थान पर देखें तो 2.5% चुंगी डचों को देनी पड़ती थी, जो कि इस 3000 और 10,000 से बहुत ज्यादा पड़ती थी। अब चूंकि उन्हें चुंगी ज्यादा देनी पड़ रही है, तो अंग्रेजों के माल के तुलना में डचों का माल महंगा हो गया, और धीरे धीरे डच जो है वो उनसे पिछड़ते चले गए। और जो अंग्रेजों को विशेषाधिकार मिला, ऐसा नहीं कि डचों ने विशेषाधिकार की मांग नहीं की, उन्होंने मांग तो की, लेकिन वो इस मांग में सक्षम नहीं हो सके, उतनी कूटनीति का सहारा नहीं ले सके। अंततः क्या हुआ, 1759 में एक बेदरा की लड़ाई होती, बेदरा का युद्ध होता है, और इसमें अंग्रेज डचों को परास्त कर देते हैं, और जो बची खुची शक्ति थी डचों की भारत में, वो अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दी जाती है, और यहाँ से अंग्रेज जो है वो भारत में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। अब हम इन्हीं अंग्रेजों के विषय में पढ़ेंगे। यही अंग्रेज जो भारत में आए और सन 1947 तक भारत में रहे, पूरे देश से संपत्ति को लूटा, हमारे संसाधनों को लूटा, देश को कंगाल बनाया, अपने देश को समृद्ध बनाया,
आज जो यूरोप में, जो इंग्लैंड में जो बड़ी बड़ी इमारतें दिखती हैं, कहीं ना कहीं वो पैसा भारत का ही है। इतना पैसा उन्होंने भारत से लूटा। जो वहां समृद्धता दिखती है, वो कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों से खींचे हुए समृद्धता को, भारत के नागरिकों को गरीब बना करके यूरोप उस समृद्धता को ले वहां पहुंचाया गया। खैर चलिए आगे शुरुआत करते हैं हम ब्रिटिश शक्तियों के बारे में। देखेंगे कैसे आए, कहाँ बस्तियां स्थापित की, कैसे उनका विस्तार हुआ। बात है सन 1779 में। एक अंग्रेज नाविक था, समुद्र में यात्राएं करता था, उसका नाम था फ्रांसिस ड्रेक। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो इसने क्या किया कि लिस्बन जाने वाले पुर्तगाली जहाज को लूटा, क्योंकि पुर्तगालियों का व्यापार उस समय भारत के साथ चल रहा था। तो इस जहाज को जब उसने लूटा तो उसे कुछ नक्शे मिले, कुछ व्यापारिक वस्तुएं मिली, कुछ कागज मिले। तो इससे जब उनका अध्ययन किया गया तो उन्हें पता चला कि ये व्यापार तो बड़ा समृद्ध है, भारतीय क्षेत्र आर्थिक रूप से काफी समृद्ध है, हमें भी इसका फायदा उठाना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। तो अंग्रेज भी निकल पड़े उत्तमाशा अंतरीप को पार करके व्यापार करने के लिए। तो एक साहसी अंग्रेज व्यापारी था जॉन मिल्डन हॉल। ये समुद्र से तो नहीं आया, लेकिन 1599 में स्थल मार्ग से होता हुआ भारत आया था। वो भारत में आने वाला पहला अंग्रेज था और भारत में लगभग 7 वर्षों तक रहा। तो याद रखिएगा, भारत में जो पहला अंग्रेज यात्री आया था वो समुद्री मार्ग से ना आकर के स्थलीय मार्ग से आया था। 1599 में एक कंपनी की स्थापना का विचार धीरे धीरे आने लगा कि कंपनी की स्थापना करनी है, भारत के साथ व्यापार स्थापित करना है, भारत आर्थिक रूप से समृद्ध है और वहां से व्यापार करेंगे, हमें भी आर्थिक समृद्धता हासिल करनी है। तो इसके लिए एक कंपनी बनाई गई और उस कंपनी को नाम दिया गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इतना बड़ा जो नाम है कंपनी का रखा गया और यही इस कंपनी का जो नाम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। यही शॉर्ट नेम है, इसी नाम से इसको जाना जाता है। 1599 में स्थापना की गई और सन 1600 में व्यापारियों ने अनुरोध किया महारानी एलिजाबेथ से और कहा कि बस हमें एक अधिकार दे दो और बस हम व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। तो रानी ने एक रॉयल चार्टर पास किया और 15 वर्षों के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं, 15 वर्षों के लिए कंपनी को एकाधिकार दे दिया। यानी कि इस कंपनी का सामना करने के लिए अब कोई कंपनी सामने नहीं आएगी और इस कंपनी के व्यापार में बढ़ोतरी ही होगी। कंपनी का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया टॉमस स्मिथ को, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। भारत में जो छोटी छोटी व्यापारिक कोठियां स्थापित की गई और इन व्यापारिक कोठियों को फैक्ट्री कहा गया और जो इसमें बसते थे, फैक्ट्रियों में जो रहते थे, वो अंग्रेज व्यापारी थे। भारत में अंग्रेजों ने लगभग पूरे समुद्री तट पर धीरे धीरे अपनी बस्तियां स्थापित की। तो आगे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारत में हम अलग अलग स्थानों पर बांट लेते हैं उनकी बस्तियों को और उसके बारे में देखते हैं। क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पूर्वी तट पर पहली बस्ती, पश्चिमी तट पर पहली बस्ती, तो अलग अलग बांट करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पूर्वी समुद्री तट पर जो अंग्रेजों ने विस्तार किया उसके विषय में। दक्षिणी पूर्व में समुद्री तट पर मसूलीपट्टनम जो जगह है, मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की वो 1611 में स्थापित की। उस समय जो मसूलीपट्टनम था वो गोलकुंडा राज्य का एक बंदरगाह था, डॉकयार्ड था। लेकिन यहाँ डच भी थे, स्थानीय व्यापारी भी थे, स्थानीय अधिकारी भी थे। वो अंग्रेजों से बार बार मांग करते थे, उनका विरोध करते थे, पैसे मांगते थे। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेज जो व्यापारी थे वो इनसे परेशान हो गए। उन्होंने मसूलीपट्टनम को लगभग छोड़ दिया और 1526 में
मसूलीपट्टनम की जगह पर अरमा गांव में एक फैक्ट्री स्थापित की। जब मैंने मैप में आपको दिखाया था भारत में बस्तियों के विषय में, तो मैंने आपको दिखाया था कि देखिए मसूलीपट्टनम यहाँ पर है और इससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अरमा गांव। मसूलीपट्टनम को छोड़ करके थोड़ा सा दक्षिण की तरफ अंग्रेज जो है वो चले जाते हैं, ताकि उन्हें जो व्यापारिक समस्याओं का सामना मसूलीपट्टनम में करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। सन 1632 की बात है, गोलकुंडा का राज्य था और वहां के सुल्तान ने कंपनी को सुनहला फरमान दे दिया और क्या बोला कि 500 पैगोडा दे दो। मैं गोलकुंडा राज्य में जो करेंसी थी वो पैगोडा थी। बोला 500 रुपए पैगोडा दे दो और गोलकुंडा राज्य के जितने भी बंदरगाह हैं उन पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करते रहो, हमें कोई समस्या नहीं है, जितना व्यापार करना है कर लो। सन 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस ड्रेक ने चंद्रगिरी, जो मैंने आपने मैप में दिखाया था बंगाल में, वहां से मद्रास के राजा से वो माफ कीजिएगा, चंद्रनगर था वो, ये चंद्रगिरी की बात हो रही है। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया, यानी कि अंग्रेजों को जो मद्रास मिला था वो पट्टे पर मिला था पहले 1639 में। और किसने लिया था? फ्रांसिस ड्रेक ने। और मद्रास में कोठी स्थापित की, फोर्टिफाइड थी और इसको किले के रूप में बनाया गया। इसका नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। और कोरोमंडल तट, मैंने आपको बताया था, पूर्वी समुद्री तट का जो दक्षिणी हिस्सा है कोरोमंडल तट, उसका ये जो फोर्ट जॉर्ज था केंद्र बन गया, व्यापारिक केंद्र बन गया। और जब ये केंद्र बन गया तो मसूलीपट्टनम का भी महत्व कम हो गया और थोड़ा बहुत अरमा गांव का भी जो महत्व था वो कम हो गया। और अब पूर्वी तट पर जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहां अंग्रेज अधिकारी सबसे ज्यादा रहते थे, व्यापार को नियंत्रित करते थे, वो बन गया फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी कि मद्रास। अब पूर्व में देखते हैं, उड़ीसा और बंगाल की तरफ देखते हैं कैसे कैसे बस्तियां स्थापित की। 1633 में बालासोर उड़ीसा में स्थापित की। 1633 में क्या हुआ कि मुगलों ने पुर्तगालियों को हुगली से निकाल दिया। किसको निकाला? पुर्तगालियों को, क्योंकि वो पुर्तगालियों से थोड़ा परेशान हो चुके थे। तो जब पुर्तगालियों को निकाल दिया वहां से, तो अंग्रेज व्यापारियों को वहां से व्यापार करने, वहां अपनी व्यापारिक कोठी को स्थापित करने का कुछ अवसर दिखने लगा। उन्होंने प्रयास जो थे वो शुरू कर दिए, बार बार मुगलों के पास पहुंचते रहे और अंत में 1651 में उन्हें अनुमति मिल गई। हुगली में 1651 में बस्ती स्थापित हो गई। और इसके लिए जो प्रयास किए मिस्टर ब्रिजमैन ने किए और जो बस्ती स्थापित हुई वो ब्रिजमैन की अध्यक्षता में एक कोठी स्थापित कर दी गई। हुगली में स्थापना हो गई। इसके बाद में पटना में हुई स्थापना, ढाका में हुई, कासिम बाजार में और अन्य स्थानों में अंग्रेजी बस्तियों की स्थापना होती चली गई। धीरे धीरे अंग्रेज जो है वो भारत में अपना आधिपत्य बढ़ाते चले गए। आगे देखते हैं, पश्चिमी तट के बारे में देखते हैं। भारत में जो सबसे पहले फैक्ट्री कायम करने का, फैक्ट्री बनाने का जो प्रयास किया गया वो पश्चिमी तट पर ही किया गया। उन्होंने 1608 में प्रयास किया सूरत में, लेकिन सक्षम नहीं हो सके। एक कैप्टन हॉकिंस थे, वो अपना हेक्टर जहाज ले गए, हेक्टर जहाज से आए थे और जहांगीर के पास पहुंचे। बोले सूरत में हमें कोठी बनाने दो, लेकिन चूंकि उस समय पुर्तगाली वहां पर पहले से काबिज थे तो अनुमति नहीं मिल सकी। हालांकि हॉकिंस का, जो कैप्टन हॉकिंस आया था, उसका स्वागत किया जहांगीर ने। भाई इतनी दूर से कोई राजदूत या कोई कैप्टन आया है, तो जहांगीर ने स्वागत किया और स्वागत में उसको इंग्लिश खान की उपाधि थी। तो याद रखिएगा, इंग्लिश खान की जो उपाधि मिली वो कैप्टन हॉकिंस को मिली। किसने दी? जहांगीर ने दी। और आया किस जहाज से था? हेक्टर जहाज से आया था। तो हेक्टर जो जहाज था वो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। 1608 में अनुमति नहीं मिली, लेकिन चूंकि पुर्तगाली कुछ ऐसे कृत्य कर रहे थे, कुछ ऐसे गलत काम कर रहे थे, जिससे सूरत के व्यापारी भी उनसे नाराज थे, मुगल भी उनसे कुछ कुछ नाराज थे। उनको कहीं ना कहीं वो एक पुर्तगालियों का स्थानापन्न भी
तलाश रहे थे कि कोई और मिल जाए जो यहाँ से व्यापार कर सके। 1612 में क्या हुआ, एक स्वालेहाल या स्वालीहाल का एक युद्ध है, जो सूरत के पास एक जगह है, वहां पर अंग्रेजों और पुर्तगालियों की, अंग्रेज वर्सेस पुर्तगाली, इनके बीच में युद्ध होता है। और अंग्रेज जो थे, इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन बेस्ट। पूछा जा सकता है। इनके नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, और अंग्रेज चाहते भी यही थे, और सूरत के पास हराया है। सूरत में बस्ती स्थापित करने की अनुमति 1613 में जहांगीर ने दे दी। बोला ठीक है, फरमान जारी करते हैं, सूरत में कोठी खोल लो और व्यापार करना शुरू कर दो। अब चूंकि व्यापारिक कोठी स्थापित हो गई और व्यापारिक संधियां और भी की जानी है, व्यापार और भी बढ़ सके, इसके लिए क्या हुआ कि जो जेम्स प्रथम था उस समय, तत्कालीन जो राजा था, अंग्रेजों का राजा, ब्रिटेन का राजा, उसने एक दूत को भेजा। दूत का नाम था टॉमस रो, और कहाँ पहुंचा? जहांगीर के दरबार में पहुंच गया। भाई व्यापारिक संधि करनी है। भारत आया, 1618 तक जहांगीर के पास रहा, लेकिन कोई व्यापारिक संधि नहीं कर पाया। जिस काम के लिए भेजा गया वो काम कर ही नहीं पाया। लेकिन उसने एक बात के लिए मना लिया कि मुगल साम्राज्य जितने भी भागों में फैला हुआ है, वहां वहां अंग्रेज फैक्ट्री खोल सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी संधि जरूर नहीं कर सके, लेकिन इतना ही अंग्रेजों के लिए पर्याप्त था, और इसी से धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ता चला गया। अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई जो है वो पश्चिमी समुद्री तट पर पड़ता है, और मुंबई जो है उस समय पुर्तगालियों के पास था। लेकिन होता क्या है कि जो चार्ल्स द्वितीय है, ब्रिटेन का राजा है, 1661 में उसकी शादी होती है पुर्तगाली राजकुमारी ब्रिगांजा कैथरीन के साथ। ब्रिटेन का राजा, शादी होती है पुर्तगाली राजकुमारी के साथ 1661 में, तो दहेज में उठा के दे दिया गया मुंबई। यही जो मैं पहले आपको बता रहा था। अब सम्राट को मिल गया मुंबई। सम्राट ने क्या किया, भाई हम बैठे हुए हैं ब्रिटेन में, इतनी दूर वहां का शासन कैसे चलाएंगे? तो सम्राट ने 10 पौंड लिए कंपनी से, तो बोला ईस्ट इंडिया कंपनी ये लो मुंबई, और यहाँ से व्यापार शुरू करो, अपना यहाँ पे कब्जा करो और आगे बढ़ो। हम भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब चूंकि ये जो स्थान है ये संप्रभु रूप से अंग्रेजों का हो गया, तो तत्काल रूप से कंपनी ने इसकी किलेबंदी कर दी, क्योंकि अगर दूसरी जगह कहाँ करते कोठी की किलेबंदी? तो मुगल थे या कोई अन्य शासक था, नहीं कर सकते थे, क्योंकि मुंबई को दहेज में दिया गया था अंग्रेजों को। मुंबई पे पूर्ण संप्रभुता थी अंग्रेजों की, इसलिए तुरंत उन्होंने किलेबंदी कर दी। और जब किलेबंदी कर दी तो धीरे धीरे मुंबई जो है वो एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन करके उभरा। चूंकि इस मुंबई की रक्षा के लिए कंपनी को ऐसा बोला गया कि अगर तुम्हें रक्षा करनी है, सेना चाहिए है, तो तुम चाहो तो सम्राट की सेना है उसमें से कुछ स्वयंसेवक चुन लो। स्वयंसेवक मतलब वॉलंटियर, जो सम्राट की सेना में से भारत जाना चाहते हैं, मुंबई में जो सेना रहना चाहती है उसमें जा सकते हैं। तो ये जो एक सेना थी, कंपनी की सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, यहाँ से शुरुआत हो जाती है मुंबई से। और ये जो सेना थी इसका नाम था मुंबई फ्यूजिलियर्स। 1661 में मुंबई मिल गया। 1676 में क्या हुआ कि मुंबई में एक सिक्के बनाने की अनुमति मिल गई। कहाँ से? ब्रिटिश सरकार से। भाई ब्रिटिश सरकार से मिलेगी, पूर्ण प्रभुता है। और इसके विपरीत हम मद्रास में देखें तो मद्रास में भी कंपनी सिक्के बनाती थी, लेकिन जो मद्रास में सिक्के बनाती थी वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय अधिकारियों, भारतीय शासक जो वहां था उसकी अनुमति से ही सिक्के बना सकते थे। यानी कि मुंबई जो था वो पूर्ण प्रभुता संपन्न क्षेत्र हो गया। कुछ घटनाओं के विषय में देखते हैं।
अंग्रेजों को कहाँ कहाँ थोड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने क्या किया, 1686 में हुगली को लूटने का प्रयास किया। अंग्रेज ये भूल गए कि अभी तक वो इतने शक्तिशाली नहीं हो पाए हैं, मुगल अभी भी शक्तिशाली हैं। और मुगलों ने जब देखा कि अंग्रेज हुगली को लूटने का प्रयास कर रहे हैं तो तुरंत उनको वहां से भगा दिया। और अंग्रेजों के सामने इतनी समस्या आ गई कि अंग्रेजों को एक गंगा का जो डेल्टा है वहां पर एक द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। और जो द्वीप था वो ज्वार से ग्रस्त द्वीप था। ज्वार मतलब जब ज्वार आता है तो वहां पे पानी भर जाता था, ऐसे द्वीप पे उनको शरण लेनी पड़ी। 1687 में एक कैप्टन हीथ लंदन से आते हैं। उनको बोला गया था कि जाओ और चटगांव पर अधिकार कर लो। जल सेना आई, 1688 में पहुंची। मुगलों और अंग्रेजों के बीच जो था युद्ध हो गया, मुगलों और अंग्रेजों के बीच में। अब भी अंग्रेज इतने शक्तिशाली नहीं है और अंततः अंग्रेजों को इसमें परास्त होना पड़ा। एक घटना है 1696 की। बर्धमान एक जगह है जो इस समय बंगाल में पड़ती है। वहां एक जमींदार था सोबा सिंह, जिसने कर दिया विद्रोह। तो कुछ अराजकतापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई और उसने अंग्रेजों को एक अवसर प्रदान किया। अंग्रेजों ने क्या किया कि इसी विद्रोह की जो आग थी उसी में सुतनती में अपनी एक कोठी स्थापित कर ली, वहां से भी व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। और इसी सुतनती का जो नाम था वो फोर्ट विलियम नाम दिया गया। तो याद रखिएगा, फोर्ट विलियम क्या था, सुतनती। और फोर्ट विलियम का जो पहला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया वो सर चार्ल्स आयर को नियुक्त किया गया। सूबेदार जो था बंगाल का अजीम उस्मान, 1698 में उसने 1200 रुपए देकर सुतनती, कलिकाता और गोविंदपुर, ये 3 गांव थे उस समय, आज बड़े बड़े शहर हो चुके हैं। सुतनती, कलिकाता और गोविंदपुर, इन 3 गांवों की जमींदारी दे दी। जमींदारी का मतलब क्या है कि वहां से ये लगान वसूल कर सकते थे, राजस्व वसूल कर सकते थे। अब हम बात करते हैं मुगलों की तरफ से सन 1717 में अंग्रेजों को जो फरमान मिला। फरमान मतलब कुछ छूटें मिली, कुछ अधिकार दिए गए मुगलों को, मुगलों के द्वारा अंग्रेजों को। उनको देख लेते हैं। सन 1717 में मुगल सम्राट था फर्रुखसियर और उसी ने यह फरमान जारी किया था। क्योंकि सन 1717 जो है ये उस समय की बात है जब मुगल सत्ता धीरे धीरे अपने पतन की ओर आगे बढ़ रही है। मुगल शासक इतने मजबूत नहीं रह गए हैं। तब ये उस समय की बात है। औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जागीर, इन सब का समय खत्म हो चुका है। फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, इन सब का शासन जो है ये उस समय की बात है। तो जब ये फरमान दिया गया तो इसकी कुछ शर्तें थी। तो कंपनी को भारत में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। कंपनी भारत में भूमि किराए पर ले सकती थी इस फरमान के द्वारा और अपना सिक्का चला सकती थी। ठीक है। इसके अलावा 3000 रुपए दे दो और बंगाल में कोई और चुंगी नहीं देनी, व्यापार करो। यानी 3000 रुपए में पूरे बंगाल में व्यापार करो। इसके बाद अंग्रेजों को 38 गांव खरीदने की भी अनुमति दी गई, लेकिन ये बोला गया कि जो दीवान हैं उन गांव के, उनकी अनुमति जरूर चाहिए होगी। मुगलों ने अंग्रेजों को कुछ सहयोग ये भी दिया कि बंगाल में जो शाही मुद्रणालय था जहाँ छपाई होती थी उसकी अनुमति प्रदान कर दी। बट इसकी शर्त यही थी कि वो अंग्रेजों के हित में होना चाहिए, वो मुगलों के हित में होना चाहिए। इस फरमान के द्वारा हैदराबाद और मद्रास में भी कुछ व्यापारिक छूटें प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। सूरत में जो छूट प्राप्त हुई वही 10,000 रुपए दो और सूरत से निःशुल्क व्यापार करो। और जो सबसे बड़ी छूट थी वो थी, हमने पढ़ा था कि मुंबई में एक टकसाल स्थापित की थी, वहां सिक्के बनाने का काम अंग्रेजों ने शुरू किया था। उन मुंबई में बने हुए सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता प्रदान कर दी गई। यानी कि मुंबई में जो सिक्के बने हुए थे वो पूरे मुगल साम्राज्य में चल सकते थे।
अब हम बढ़ते हैं डेनमार्क की तरफ, अंग्रेजों से कुछ आगे चलते हैं। डेनमार्क के विषय में कुछ देख लेते हैं। इनके विषय में हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। अंग्रेजों के बाद भारत आए, इसके बाद भारत में आए और 1616 में आए और ट्रैंकोवर में 1620 में अपनी फैक्ट्री खोली। 4 साल लग गए। 1620 में ट्रैंकोवर में, इसे ट्रैंकोवर, ट्रैंकूवर या ट्रैंकोवर अलग अलग लिखा हुआ मिलता है। सन 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की और जो श्रीरामपुर था वो उनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। अंततः 1845 में, यानी काफी बाद में, थोड़ा बहुत व्यापार डेनमार्क का चलता रहा भारत के साथ। 1676 से 1645 काफी लंबा टाइम पीरियड है, लगभग 250 साल का। 1845 में डेनमार्क ने अपनी सारी फैक्ट्रियां जो थी भारत में वो अंग्रेजों को दे दी और भारत से बाहर चले गए। डेनमार्क के बाद आखिरी शक्ति को हम देख लेते हैं। फ्रांसीसी भारत आए थे। मोटे तौर पर देखें तो भारत में 3 ही शक्तियां ऐसी हैं आई जो जिन्होंने एक सच में लगता है कि व्यापार किया, भारत पे काबिज होने का भी प्रयास किया। पहली पुर्तगाली, दूसरी अंग्रेज, तीसरी फ्रांसीसी। और इन्हीं के बीच जो संघर्ष हुआ वही थोड़ा ज्यादा संघर्ष हुआ। देख लेते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। सबने अपनी कंपनी बनाई, तो फ्रांसीसियों ने भी कंपनी बना के ही भारत आए। तो इस कंपनी का जो नाम था द इंडस ओरिएंटल। इस कंपनी की जो स्थापना की गई वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए की गई। ये जो कंपनी थी वो राज्य नियंत्रित थी और राज्य के द्वारा इसमें पैसा भी लगा हुआ था। 1668 में सूरत में पहली कोठी स्थापित हुई फ्रांसीसियों की। 1613 में अंग्रेजों की हुई थी। स्वालिहाल के युद्ध में पुर्तगालियों को हराने के बाद में जहांगीर ने अनुमति प्रदान की थी, याद होगा आपको। 1668 में, काफी समय के बाद। दूसरी बस्ती 1669 में, कहाँ? मसूलीपट्टनम में। पहली कहाँ? सूरत में। सूरत कहाँ? पश्चिमी तट पर। दूसरी कहाँ? मसूलीपट्टनम में। कहाँ? पूर्वी तट पर। 1668 में और 1669 में। आगे देखते हैं 1673 में एक तंजौर जो जगह है अभी, इसको बलीकोंडापुरम भी कहते थे। यहाँ से फ्रांसीसियों को पांडिचेरी मिल गया। और पांडिचेरी जब मिल गया तो पांडिचेरी ही अंततः फ्रांसीसियों का भारत में प्रमुख केंद्र बन गया। आगे हम देखेंगे किस तरह से फ्रांसीसियों ने अपनी शक्ति को बढ़ाया, पांडिचेरी को कैसे एक युद्ध केंद्र, सेना के केंद्र, व्यापारिक केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया। आगे की वीडियोज में हम ये देखेंगे। 1674 में बंगाल का जो सूबेदार था शाइस्ता खान, कुछ फ्रांसीसियों को जमीन दी और चंद्रनगर की कोठी बनाई। याद रखिएगा, चंद्रनगर जो बंगाल में है, वहां बस्ती थी फ्रांसीसियों की। फ्रांस की बस्ती थी। बनी कब थी? 1492 में बनी थी। यूरोप में क्या हुआ कि डचों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हो गया। तो इस युद्ध का जो प्रभाव था वो भारत में भी पड़ा। तो डचों का साथ दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेज जो थे वो डचों की तरफ हो गए और 1693 में पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसियों के हाथ से डच जो पांडिचेरी था वो निकल गया। लेकिन 1697 में युद्ध खत्म हुआ। रिजविक की संधि। कौन सी संधि हुई? वहीं यूरोप में ही संधि हुई, रिजविक की संधि। इस रिजविक की संधि की शर्तों में भी था पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को वापस कर देना। तो इस तरीके से पांडिचेरी हारने के बाद में भी फ्रांसीसियों को बाद में 1697 में वापस मिल गया और पुनः फ्रांसीसियों के लिए एक केंद्र बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें
शेयर करें जिससे औरों को भी एक अच्छी वीडियो के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।